पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम लोग सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन किन दो लोगों से मिलकर बना हुआ है? सोल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वजह से। सोल्यूट अगर देखेंगे तो सोल्यूट हमेशा क्या किस में प्रेजेंट होगा? स्मॉल अमाउंट में। और अगर हम लोग सॉल्वेंट देखें तो सॉल्वेंट कैसा प्रेजेंट होगा? लार्ज अमाउंट में। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, ऐसे 9 टाइप के सॉल्यूशंस क्या कर लिए, बना लिए। 9 टाइप के सॉल्यूशंस कैसे बना लिए? बिकॉज हमारे पास 3 टाइप के फेज होते हैं। फेज कौन कौन सा होता है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे 3 फेज होते हैं। इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने क्या कर लिया, 9 टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे बना लिए। आप देख सकते हैं वी हैव अ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड एंड गैस गैस। ऐसे कॉम्बिनेशन से हम लोग 9 टाइप के सॉल्यूशंस क्या कर लिए हैं, बना लिए। अगर मैं सॉलिड लिक्विड का देखूं तो हमारे पास सी वाटर है, सॉलिड सॉलिड देखेंगे तो ऑलॉय है, सॉलिड गैस देखेंगे तो आयोडीन एयर है, उसके बाद अगर लिक्विड लिक्विड देखेंगे तो इथेनॉल है। वी हैव अ n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। अब अगर हम लोग टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बात आती है सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। एकदम इजी अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट। हर एक सॉल्वेंट की कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने की कैपेसिटी होती है। जैसे अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सुक्रोज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज है मेरे पास, सुक्रोज को मैं क्या करूंगा, वाटर में लेके जाऊंगा तो वाटर कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट। सुक्रोज कैसा बिहेव करेगा, सॉल्यूट। तो ये वाटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सुक्रोज को अपने अंदर डिसॉल्व करा लेगा। तो ये वाटर की कैपेसिटी है कि वो क्या कर रहा है, सुक्रोज को डिसॉल्व करा लेगा। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो सोल्यूशन की क्या कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, तो आप क्या ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट किसके अंदर ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और हम इसी को इसी प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो कौन सा फैक्टर आता है, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाले कंसेप्ट पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लाइक डिसॉल्व लाइक मींस कंपाउंड विद द सिमिलर कैरेक्टर आर मोर रेडिली सोल्यूबल इन ईच अदर। जो जिसको पसंद करेगा वो उसके अंदर इजीली क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो पोलार सोल्यूट पोलार सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होता है। जैसे NaCl का हम लोग देख सकते हैं वो वाटर में काफी अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। अगर मैं शुगर को डिसॉल्व कराऊं वाटर में तो शुगर वाटर में इसीलिए डिसॉल्व हो पाता है क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक आपको MCQ बन रहा है, यहाँ पे गाइस एक MCQ बन सकता है, दैट इज शुगर डिसॉल्व कैसे होता है वाटर में, तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक MCQ बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, एकदम ध्यान से। देन हमारे पास है नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। तो ये हम लोगों ने बात कर ली नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। अब हम बात करना चाहते हैं टेम्परेचर की। सो टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी पे। Solubility of substances generally increases with increase in temperature। ये एकदम बेसिक फंडा है। In case of endothermic reaction, endothermic reaction मतलब जहाँ पे हीट अपने को प्रोवाइड करना पड़ता है। KCl को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो क्या करेगा, इट इज फेवर्ड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फटाफट KCl क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं एक्सोथर्मिक का बात करूं तो एक्सोथर्मिक से क्या होता है, हीट रिलीज होता है। जैसे मैंने कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं वाटर के अंदर रिलीज करूंगा तो टेम्परेचर मुझे सिस्टम से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं ऐसे रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कराऊंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आप याद रखना, सिंपल सा है। अगर कैल्शियम क्लोराइड को मैं इस बीकर के अंदर डिसॉल्व कराऊं और इस बीकर के अंदर वाटर रखा हुआ है तो टेम्परेचर क्या होगा, बाहर जाएगा।
अब टेम्परेचर बाहर जा रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अगर मैं नीचे से और हीट लगा दूं तो ये क्या करेगा, मेरी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, ये बात एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। Then solubility of NaBr, NaCl and KCl slightly changes with temperature. The solubility of gas in water decreases with increase in temperature. जो गैस की solubility है वो वाटर में जाने के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज कराओगे, तो यहाँ पे solubility of gas एंड टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है गाइस, ये आप याद रखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। देन उसके बाद है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं देखूं तो अगर मेरे पास प्रेशर हैज अ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा, solubility of gas in liquid increases with increase in pressure। रीजन क्या है, क्योंकि मैं गैस को कंप्रेस कर सकता हूं तो इससे उसकी solubility बढ़ सकती है। और इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कौन आ गया पिक्चर में, पिक्चर में आ गया हेनरीज लॉ। कौन आ गया, हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 2 मार्क्स के लिए आता है ये बोर्ड एग्जाम में। हेनरीज लॉ क्या है, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas। मतलब solubility किसको proportional है, pressure of the gas को। अगर हम solubility की proportionality को हटाएंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, KH। तो यहाँ पे KH क्या है, solubility constant, या तो हम लोग उसको बोल सकते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हम लोग यूनिट में देखेंगे तो KH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S अपॉन P। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार। तो यहां से यूनिट ऑफ KH अपने को क्या होगा, मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज ये MCQ में आपको काम आएगा। जब प्रेशर इक्वल्स टू 1 हो जाए तो हेनरीज कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे एक नोट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, गैस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे द हेनरीज लॉ। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, सिंस दे रिएक्ट विद वाटर एंड दे हैव अ हायर सॉल्युबिलिटी, इसलिए हेनरीज लॉ को फॉलो करते नहीं। देन हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वेपर प्रेशर। It is the pressure that exerted by the vapors of liquid in the equilibrium। अगर यहाँ पे मैं 2 कंटेनर देखूं तो पहले कंटेनर में देखो, कंटेनर ओपन है तो यहाँ पे कोई भी अगर मैं लिक्विड रखूंगा तो इजीली वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी कंटेनर को मैं क्लोज कर दूंगा तो क्या होंगे, जो वेपर्स ऊपर जाएंगे इस वॉल से टकरा के वापस नीचे आएंगे और एक समय क्या करेंगे, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएंगे। और सैचुरेशन पॉइंट पे जब आएंगे तब वहां पे क्या करेंगे, इस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसी की वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। Evaporation which has reached equilibrium with the liquid surface is said to be reached at saturation। जब तक सैचुरेशन में नहीं आएगा तब तक प्रेशर एक्सर्ट करने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग रॉल्स लॉ बनाएंगे। तो it is states that the partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equals to the vapor pressure of a pure component and multiply by its mole fraction। क्या बोल रहा है लॉ, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इट स्टेट्स दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, मतलब उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। Let us consider the binary solution of a 2 volatile liquid A1 and A2. Let P1 and P2 are their partial vapor pressure and X1 and X2 are their mole fraction। तो लॉ के हिसाब से क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों पार्शियल प्रेशर के इक्वेशंस को लिख लिया अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2 कर देंगे और यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, x1 का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से हम लोग ने x1 का वैल्यू निकाल लिया तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, दैट इज P1 नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज प्लस P2 नॉट x2। अब इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे तो हम लोगों के पास एक फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट क्लोज x2 प्लस P1 नॉट। ये हम लोगों का रॉल्स लॉ है फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट, फॉर अ वोलाटाइल कंपोनेंट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, as P1 naught and P2 naught are the constant, plot of P versus x2 is a straight line and passing through the origin। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेपर प्रेशर ले लिया है और यहाँ पे हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन ले लिया है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमेशा क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फॉर P1 नॉट वर्सेस x2 इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, P इक्वल्स टू P1 नॉट एट x2 इक्वल्स टू 0 एंड P इक्वल्स टू P1 नॉट एट x2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लोग ने x2 इक्वल्स टू 0 और x2 इक्वल्स टू 1 रखा है और यहाँ पे हम लोगों ने x1 इक्वल्स टू 1 एंड x1 इक्वल्स टू 0 रखा है, जो कि दोनों ही ग्राफ कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन। और जब मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा ऐसे, तो ये मुझे कुछ आइडियल सोल्यूशन जैसा क्या होंगे, बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने दो टॉपिक और पढ़ लिया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन क्या है, जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है वो मेरा आइडियल सोल्यूशन है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस नो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब व्हेन द टू कंपोनेंट फॉर्मिंग अ आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0। तीसरा पॉइंट, देयर इज अ नो वॉल्यूम चेंज व्हेन द टू कंपोनेंट फॉर्मिंग अ आइडियल सोल्यूशन। तो वॉल्यूम भी यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। इन अ आइडियल सोल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन है वो कंपेरेबल आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेम होगा। एग्जाम्पल, बेंजीन टॉलिन इज अ नियरली आइडियल सोल्यूशन। ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आगे है हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहां से समझ जाना चाहिए, नॉन आइडियल मतलब जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन या तो ज्यादा हो सकता है, इट कैन बी अ हायर और इट कैन बी अ लोअर। अब उसी हायर और लोअर के बेसिस पे हमने दो चीजें बना ली, एक हमने बना ली पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हमने बना लिया नेगेटिव डेविएशन। तो जो रॉल्स लॉ को पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो सोल्यूशन कौन सा है, इथेनॉल एंड एसीटोन, और नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला कौन है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो यहाँ पे उसके ग्राफ हमने प्लॉट कर लिए हैं। आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, दैट इज सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। और अगर मैं नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखूं तो ये मेरा रॉल्स लॉ था जो आइडियल को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये वाला अगर आप देखोगे तो ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो दो टाइप के डेविएशन मिले और नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इन दोनों के मिश्रण दिखाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव टुगेदर, या तो इसका दूसरा नाम होता है कॉलीगेटस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन number of solute particle and not on their nature are called colligative properties. So we have four types of colligative properties: lowering of vapor pressure, or we can say vapor pressure lowering, boiling point elevation, depression in freezing point and osmotic pressure. तो ये चारों colligative property आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है।
सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, तो दोनों को ही आप अच्छे से पढ़िए। It states that the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction. तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर कंपोनेंट। अब यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। It is a difference between the vapor pressure of a pure solvent and solution। पहले इसको समझते हैं दो बीकर बना के। हमने यहाँ पे दो बीकर ले लिए। पहले वाले बीकर में अगर मैं देखूंगा तो मैंने क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट देखूं तो उसके वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत अच्छे खासे वेपर्स होंगे। अब अगर इस सेकंड वाले में उसी सोल्यूशन में उसी सॉल्वेंट में अगर मैं कोई सल्यूट ऐड कर दूं जो कि क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल होने की वजह से वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वोलाटाइल जो सब्सटेंस हमने रखा था उसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा। अगर आप प्योर सॉल्वेंट में देखेंगे जो कि वोलाटाइल था, उसके अंदर बहुत सारे वेपर्स निकल रहे थे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। उस नॉन वोलाटाइल सल्यूट ने उस सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब यहाँ पे बहुत कम प्रेशर बनेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का लोवर्ड हो गया एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसलिए टॉपिक का नाम क्या बना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लिखा है when a non-volatile solute is added to a pure solvent, the surface area of that liquid from which the evaporation occurs decreases because the part of surface area of solvent is being occupied by solute particle. This is resulting the lowering of vapor pressure। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस निकालू तो डेल्टा P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P, where P1 naught is vapor pressure of pure component and P is the vapor pressure of a solution। Pure component मतलब solvent का होता है, तो P1 naught is vapor pressure of solvent and P1 is a vapor pressure of solution। इसका डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन वोलाटाइल जो रॉल्स लॉ हम लोगों ने बनाया था उसका इक्वेशन यूज करके हम लोग एक रिलेशन पता करेंगे। तो P1 इक्वल्स टू x1 P1 नॉट, बट हम लोगों को यहाँ पे एक चीज और पता है, एक चीज और क्या पता है, फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं x1 का वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, इट इज 1 माइनस x2, जो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देगा, P1 नॉट माइनस P विच इज इक्वल्स टू P1 नॉट x2। तो P1 नॉट माइनस P क्या है, यही हमारा क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पे क्या इक्वल्स टू क्या हो गया, P1 नॉट इंटू x2। तो यहाँ से मैं P1 नॉट इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। ये हम लोगों का क्या हो गया, रॉल्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ लिया और यहाँ पे हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ ली। ठीक है, तो दोनों अच्छे से हमने समझ लिया। पहले मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने रॉल्स लॉ समझा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसके लिए इक्वेशन बनाया। फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझा, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया। अब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, x2। x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोगों के पास आ गया। फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, X2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, क्या बचा, N2 अपॉन N1। देन व्हाट इज N2, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और N1 क्या होता है, ये N2 होता है सल्यूट, और N1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का नॉर्मल फॉर्मूला देखो तो वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अभी यहाँ पे 2 का टर्म यूज किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो N1 के लिए क्या बन जाएगा, W1 अपॉन M1। अब ये सारे नंबर्स, ये जो सारे इक्वेशंस है, हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, और लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू W2 बाय M1 डिवाइडेड बाय M2 बाय W1। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, M2 को डिराइव कर सकता हूं, और हमको पूरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बोर्ड एग्जाम में, वो M2 के लिए ही पूछा जाता है, आप ये बात याद रखिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या हो रहा है, बढ़ जाना, एलिवेट हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो पहला वाला डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था, वहां पे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कम हो गया था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल हम लोगों ने सॉल्यूट ऐड करवा लिया था। सो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको बॉइल करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वेपर प्रेशर पहले से ही कम थी। अगर मैं टेम्परेचर को लगाता हूं तो उसके वेपर्स को बॉइल होने के लिए या उसके वेपर्स को आने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ गया, और अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वाला इक्वेशन बना, एकदम आराम से इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू मोलालिटी, where Kb is a proportionality constant known as molar elevation constant और इब्लियोस्कोपिक constant। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार डिफाइन करने को बोला है, डिफाइन इब्लियोस्कोपिक constant। So when m equals to 1, delta Tb equals to क्या हो जाएगा, Kb। इब्लियोस्कोपिक constant is defined as elevation in boiling point produced by 1 molar solution। ये उसका definition, और यहाँ पे उसका यूनिट क्या है, केल्विन केजी पर मोल, ये उसका यूनिट है। और मोलालिटी क्या होता है, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिलेशन ढूंढ रहे हैं। मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को इस चैप्टर में देखो हम 2 से दिखाते हैं, सॉल्वेंट को हम इस चैप्टर में 1 से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। तो 1000 ऊपर चला गया, और हमको डेल्टा TB और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में क्या हो गया, रिलेशन मिल गया। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, मोलर मास फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिराइव रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2 मार्क का वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर इन द इक्विलिब्रियम एंड 2 फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर।
ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। हम क्या पढ़ना चाहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अब अगर आप देखेंगे हम लोग क्या कर रहे थे, कंटेनर लिया था हम लोगों ने, 2 कंटेनर ले लिया था, एक के अंदर हम लोगों ने सल्यूट ऐड किया था जो नॉन वोलेटाइल था, और एक मेरा प्योर वाला था जिसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा हुआ था, प्योर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया था, वो नॉन वोलेटाइल सल्यूट का क्या था? वेपर प्रेशर कम था। वेपर प्रेशर क्या था? कम था। और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से वो इजीली क्या हो गया? फ्रीज्ड हो गया। तो सोल्यूशन की यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई? लोवर्ड हो गई एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। इसीलिए यहाँ पे जो रिलेशन बना है वो क्या बना है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू प्योर कंपोनेंट का देखो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया बाय एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसलिए टॉपिक का नाम दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने डिफरेंस निकाल लिया, where delta TF naught is the freezing point of pure solvent, TF is the freezing point of solution. Delta TF is also directly proportional to molality, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? KF। KF को हम लोग बोलते हैं मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम होता है दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। When molality equals to 1, delta TF equals to KF. Hence, cryoscopic constant is defined as depression in freezing point produced by 1 molar solution of non-volatile solute. ये उसका definition हो गया। अब क्या करते हैं? मोलार मास एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, उसके पहले यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ केएफ क्या हो जाएगा? इट इज केल्विन केजी पर मोल, और वी कैन से डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। सिंस मोलालिटी इज 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, तो यहाँ पे क्या करना, उस फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज रख देना है। सो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के एफ इंटू 1000 W2 अपॉन M2 अपॉन W1, एंड M2 क्या हो जाएगा? M2 इज 1000 KF W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, यहाँ पे आपको क्या होगा? 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे गाइज यहाँ पे एकदम सिमिलरिटीज क्या है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का भी इक्वेशन लगभग सेम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी इक्वेशन लगभग सेम है। सिर्फ वहां पे डेल्टा टी भी था बॉइलिंग पॉइंट वाले में, यहाँ पे क्या डेल्टा TF है, और दोनों के कांस्टेंट क्या है? अलग है। अगर आपको एक भी आता होगा तो आप दूसरा अपने आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, और ये आते हैं बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन सब। ठीक है, चलिए। देन वी हैव ऑस्मोसिस। Osmosis. It is a spontaneous flow of a solvent molecule from a higher solvent concentration to a lower solvent concentration through a semi-permeable membrane. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। 1 मार्क का क्या होगा? ये डेफिनेशन बन सकता है। दूसरा इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? Spontaneous flow of solvent molecule from a solution of a lower concentration to a higher concentration to the semi-permeable membrane. टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर एक टर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज अ मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप अ फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये 1 मार्क का डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसी के बेसिस पे हम लोगों ने 3 टाइप के अलग अलग लोगों को पढ़ लिया, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। फिर से एक बार बोलता हूं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसो का मतलब दे हैव अ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। इफ अ 2 solutions having an unequal osmotic pressure
then the solution having a higher osmotic pressure is called hypertonic, और अगर लोअर हो जाएगा तो सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। यहां तक क्लियर है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ टू सॉल्यूशंस हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, then the solution having a higher osmotic pressure is called hypertonic, or while solution with the lower osmotic pressure is called hypotonic। तो ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, ये तीनों एक साथ में पूछा है 3 मार्क्स के लिए, तीनों डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब यहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई वी इक्वल्स टू N2RT। आइडियल गैस इक्वेशन से ही इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है N2/V और N2/V क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोगों ने इस चैप्टर में किससे दिखाया कैपिटल M से। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा पाई इक्वल्स टू MRT, MRT भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग रिलेशन ढूंढना चाहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू N2RT/V, तो यहाँ पे N2 क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो क्या हो जाएगा इट इज W2/M2। तो ये जो वैल्यूज है हम लोग इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा पाई इक्वल्स टू W2RT/M2 इंटू V, और यहाँ से मुझे क्या निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास का वैल्यू क्या आ जाएगा W2RT/πV। तो ये हम लोगों ने रिलेशन ढूंढ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के बीच में। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए क्या होगा बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोगों के पास रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जैक्टली उल्टा। अगर मुझे ऑस्मोसिस का उल्टा करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे होता है it is the flow of solvent from a solution to a pure solvent through a semi-permeable membrane when the pressure higher than the osmotic pressure। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं हायर प्रेशर लगा दूंगा तो वो जो मेरा ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो 1 मार्क्स के लिए ये भी बोर्ड एग्जाम में आता हुआ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, it was observed that molecular weight calculated using these properties is not correct. So because of the association and dissociation, number of particle can be increases or decreases. Hence Van't Hoff factor suggests the I factor. Van't Hoff factor ने क्या कर दिया एक I factor को सजेस्ट किया। अभी I क्या होता है colligative property of electrolyte solution divided by the colligative property of non-electrolyte solution of a same concentration। उसके बाद उसने फिर से एक फॉर्मूला क्या तैयार किया एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन के बाद एक्चुअल मोल्स कितना बचेगा वो इट इज डिवाइडेड बाय द मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, और कितना आपने फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व किया था वो। देन दूसरा उसने क्या बनाया फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज m theoretical अपॉन m observed। एंड इसी के बेसिस पे उसने क्या किया कैलकुलेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कौन से कैलकुलेशन को मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसको थोड़ा सा उसने मॉडिफाई किया। अब मॉडिफिकेशन क्या किया उसने डेल्टा पी इक्वल्स टू अपने आई फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी जो भी डेरिवेशन हमने जैसे डिराइव किए थे वो वैसे के वैसे ही आप देख सकते हैं सब जगह हम लोगों ने आई से सिर्फ क्या किया है मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिराइव की थी उसको वैसे ही रखा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे वेंट ऑफ फैक्टर से क्या किया गाइस मल्टीप्लाई किया है, और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेर मॉडिफाइड। तो अब हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई तो कर ही लिया।
इसके बाद हम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर एक और चीज सिखाने लग गया। उसने क्या किया, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को सिखाई। उसने क्या बोला, लेट अस कंसीडर द 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ AxBy dissolve in 1 dm cube of water, let alpha be the degree of dissociation। तो अगर हम लोग इक्वेशन लेंगे तो AxBy डिसोसिएट होके क्या देगा, XaM रेस टू प्लस YbN रेस टू माइनस। इनिशियल मोल कितना है 1, तो इनिशियली वो 0 0 होगा। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो अल्फा को हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना था, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या मिल गया x अल्फा, यहाँ पे क्या मिल गया y अल्फा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। यहाँ से हम लोग 1 प्लस अल्फा को बाहर लेंगे और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1। अगर x प्लस वाई क्या है, स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि हमारे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो x प्लस वाई क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू एक्चुअल मोल्स पार्टिकल इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो क्या अपने पास 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। उसके बाद मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, तो कितना लिया था हम लोगों ने 1, इसलिए इसको 1 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने का क्या मिला, अल्फा इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये बोर्ड में 2 से 3 मार्क के लिए डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो एकदम इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं।